Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the subject of work education and the first topic we are taking is work education. Work education में हम basically 6 सब पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ है एसेंशियल एंड इलेक्टिव एक्टिविटीज़, फिफ्थ है क्राइटेरिया ऑफ एक्टिविटी सिलेक्शन एंड सिक्स्थ है group formation. So the first topic we have is aims of work education and aims जो होते हैं वो 5 categories में है: utilitarian aim, cultural aim, disciplinary aim, pre-vocational aim and aesthetic aim. जो यूटिलिटेरियन एम होता है उसमें बेसिकली हम बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वेयर एज इन कल्चरल एम वी प्रोवाइड the child with the education that concerns the culture and tradition of the society, and hence providing the child a way to learn more about its country's heritage and culture. Disciplinary aim में हम different social values, ethical values and attitudes inculcate करते हैं learner के अंदर. प्री वोकेशनल एम में हम वोकेशनल रेडीनेस, हमारा बेसिक फोकस होता है वोकेशनल रेडीनेस, और उसको डेवलप करने के लिए हम मैनुअल वर्क और मैनुअल लेबर को रिगार्ड करना सिखाते हैं. एंड एस्थेटिक एम्स में हम एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ इनकलकेट करते हैं बच्चे में, जिसमें अगर वो वेरिंग इंटरेस्ट को मीट करे तो वो अपने स्किल और हॉबीज़ के हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाए कि उसे किस एक्टिविटी को चूज़ करना चाहिए. The next subtopic we have is the role of work education teacher in achieving aims. तो फर्स्ट रोल होता है सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. अब हमें किसी बच्चे को वर्क एजुकेशन देना है तो उसको ऐसे ही तो देने ले लग जाएंगे. पहले हमें उसके abilities, intellect level and capabilities and also the interest of the learner, उसके हिसाब से एक्टिविटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी. Secondly, we have to use the proper teaching method to teach the child. Third, we need to provide learning and creative experience to the learner. Fourth, we need to provide an opportunity to the learner to observe. हमें उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होगी ताकि वो ऑब्ज़र्व करे और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए. हमें मेंटल फैकल्टीज़ डेवलप करने होंगे ताकि हम उस एरिया में बच्चे का मेंटल लेवल इंक्रीज़ कर सकें. टीचर का रोल होता है एक गाइड की तरह, उसको पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में हर एक स्टेप पर गाइड करना, सपोर्ट करना एंड मोटिवेट करना ताकि वो आगे फर्दर अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सके. नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स एक स्मॉल यूनिट होते हैं एम का, जो कि एक ऑर्डरली सीक्वेंस में हम फॉलो करते हैं ताकि हम एम को अचीव कर सके. और ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप के होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एक ब्रॉडर वे में होते हैं जो कि एक नेशन वाइड अप्रोच के थ्रू चलते हैं, जबकि टीचिंग ऑब्जेक्टिव स्मॉलर एंड लिमिटेड स्कोप में होते हैं जो कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड करता है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो द फर्स्ट डिफरेंस इज़ एम is having a broader scope, whereas objectives is having a narrower scope. जो एम्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होते हैं. एम्स क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं. एम्स जो होते हैं वो एक स्कूल, कम्युनिटी एंड नेशन एज अ होल उन रिस्पॉन्सिबल होता है उन सबको अचीव करने के लिए, जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो
टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है अटेन करने के लिए क्लासरूम में। एम्स सब्जेक्टिव होते हैं जबकि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एम्स को मेजर नहीं कर सकते और इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते, जबकि ऑब्जेक्टिव्स को हम मेजर भी कर सकते हैं एंड इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। एम्स फ्यूचर रिलेटेड होते हैं और वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पर फोकस करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटिव होते हैं और उस टॉपिक में मास्टरी पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में आता है फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ आवर फैमिली एंड आवरसेल्व्स। तो जब हम अपनी फैमिली और अपनी खुद की नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी तो हम चूज़ कर पाएंगे कि हमें कौन सा स्किल और किस टाइप का स्किल चाहिए कि हम अपनी फैमिली के लिए सस्टेनेबल हों और खुद के लिए भी सस्टेनेबल हों। नेक्स्ट इज acquaint himself with productive activities. We need to acquaint ourselves with productive activities to follow the skills further in life. Conceptualize his role. एक बच्चे को अपना रोल तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या रोल प्ले करता है इन द सोसाइटी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स। एंड we need to know the sources of raw material and machinery and availability of time and spaces we will need to pursue our skill. Next we have a skill. स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमें स्किल का सिलेक्शन करना होगा, फिर प्रोक्योरमेंट एंड देन अरेंजमेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ डिफरेंट काइंड टू मेक अ बेसिक स्किल। एंड डेवलप करने के लिए हमें ऑब्ज़र्व करना होगा सबसे पहले तो स्किल को, फिर उस टेक्निक को मैनिपुलेट करना होगा, फिर उस टेक्निक में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कहीं जाके एप्लीकेशन कर पाएंगे, फिर एफिशिएंसी आएगी और एफिशिएंसी आने के बाद हम क्रिएटिव भी हो पाएंगे उसमें और अलग अलग टाइप्स की चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। ऐसे आता है एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। अब एक एटीट्यूड होना तो बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी वर्क करते हो। इवन इफ़ यू आर स्टडिंग यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो सबसे पहले आता है डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द मैनुअल वर्क और लेबर वर्क। हर एक टाइप के वर्क के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। इनकलकेट सोशल वैल्यूज़ को अपने अंदर इनकलकेट करना, वर्क एथिक्स डेवलप करना, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलप करना, किसी भी काम को छोटा ना समझना और जो भी कर रहे हैं पूरे मन लगा कर करना। डेवलप कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द एनवायरनमेंट। अब आप कोई भी काम कर रहे हो, यू नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट योर एनवायरनमेंट कि उससे एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको फाइनली रहना तो वहीं है। The next we have is essential activities. Common activities which are essential for all age groups of learners. Their purpose is to develop attitudinal changes through self-expressional activities. Essential activities. एसेंशियल एक्टिविटीज़ वो कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर एक एज ग्रुप में कॉमन होती हैं और इनका पर्पस होता है एक सेल्फ एक्सप्रेशनल एक्टिविटीज़ के लिए एटीट्यूड डेवलप करना। और ये 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी लेवल एंड अपर प्राइमरी लेवल। एट प्राइमरी लेवल पे 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप में 1st to 5th क्लास के लिए होता है।
यहाँ पर बच्चे ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो सिंपल एंड एन्जॉयबल होनी चाहिए। जैसे कि हम लर्नर्स को विज़िट करा सकते हैं एक्चुअल वर्क सिचुएशंस, जैसे प्रिंटिंग प्रेस या फिर कारपेंटर शॉप और पॉटर एट्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव इज़ अपर प्राइमरी स्टेज। इसका एज ग्रुप होता है 12 ईयर्स एंड अबव, और ये वोकेशनल रेडीनेस के लिए बेसिकली यूज़ होता है। और इसके 6 एस्पेक्ट्स होते हैं: फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, क्लोथिंग, शेल्टर, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एंड सोशल सर्विस। नेक्स्ट वी हैव इज़ इलेक्टिव एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हायर लेवल स्किल प्रैक्टिस करने से डेवलप किया जाता है, और ये वोकेशनल रेडीनेस के लिए लर्नर्स को रेडी करती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं: मेंटेनेंस ऑफ स्कूल प्रेमिसेस, मेंटेनेंस, वर्क एट होम, केयरिंग फॉर क्लोथ्स, रिपेयरिंग ऑफ इट्स एट्सेट्रा। Next we have is criteria for selection of activities. Objective of work education. We need to have an objective to work for. Background of the children. हमें बच्चे के बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिच है या पुअर है, उसके फैमिली कंडीशंस कैसे हैं, he need to work or not, he can have leisure time or he have to work for making the ends meet. Level of student interest and needs. Like I said before, हमें बच्चे का level, interest and needs का ध्यान रखना होगा. It should be manual. जो work हो वो manual हो, strenuous ना हो, बच्चे के according हो, flexible हो, feasible हो, availability of time, space and resources. हमें ये सब चेक करना पड़ेगा. Group formation for activities. अब हमें बच्चों को कुछ सिखाना है और हमारे पास टीचर्स की अवेलेबिलिटी जितनी है उसके हिसाब से हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी बच्चों की. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुपिंग आर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड रिसोर्स, की स्पेस कितने हैं, रिसोर्स कितने हैं. अरेंजमेंट ऑफ सुपरविजन. वी नीड टीचर्स टू सुपरवाइज द स्टूडेंट्स एंड दैट्स वाई वी नीड सुपरविजन, and that arrangement will affect the arrangement of group formation. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. तो हमारी क्लास में जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उनके हिसाब से हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा बच्चों को. एंड नेचर ऑफ़ एक्टिविटी एंड इट्स पर्पस. जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं और उसका क्या पर्पस है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है ग्रुप फॉर्मेशन को. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम. ऑब्वियसली हमें एक लिमिटेड टाइम में बच्चों को प्रोडक्टिव नॉलेज देनी होती है उस स्किल की जो हम डेवलप करना चाहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.